दोपहर 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या है ये आप जल्दी से जान लीजिए। आजमगढ़ में दोपहर 1 बजे तक 29.48% मतदान हुआ है। दोपहर 1 बजे तक रामपुर का वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है ये भी आपको बता रहे हैं। 26.39% दोपहर 1 बजे तक रामपुर में वोटिंग हुई है। दोनों ही सीटों पर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और दोपहर 1 बजे तक दोनों ही सीटों पर कितना प्रतिशत वोटिंग का है ये आप देख रहे हैं। आजमगढ़ और रामपुर में आज लोकसभा के उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। 26 तारीख को नतीजे आएंगे। दोपहर 1 बजे तक आजमगढ़ में 29% के लगभग वोटिंग हुई है। वहीं रामपुर में यह आंकड़ा लगभग 26% है। रामपुर इस मामले में थोड़ा पिछड़ा हुआ है, वोटिंग कम यहां हुई है। जो भी मतदाता अभी तक घरों से बाहर नहीं निकले हैं रामपुर और आजमगढ़ के वे जरूर अपना वोट 6 बजे से पहले कास्ट कर दें। तो दोनों ही सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। तो रामपुर और आजमगढ़ में लगातार मतदान हो रहा है सुबह से। यहां दिग्गज भी अपना दम दिखा रहे हैं। हम आपको अब 4 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो दिग्गजों के मतदान की है। पहली तस्वीर आपके सामने आजमगढ़ के बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली जिन्होंने आजमगढ़ में अपना वोट डाला। तो वहीं दूसरी तस्वीर रामपुर की है। यहां रामपुर के भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने मतदान किया है। वहीं तीसरी तस्वीर आपके सामने रामपुर की जहां केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी वोट डालने पहुंचे। तो वहीं चौथी तस्वीर आजमगढ़ की है। यहां निजामाबाद से सपा विधायक हैं आलमपति, ये भी अपना मतदान करने पहुंचे। तो ये 4 तस्वीरें रामपुर और आजमगढ़ की जहां पर दिग्गज अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। तो आम से लेकर खास सभी सुबह से ही वोट डाल रहे हैं और आप भी जिन्होंने अभी तक मतदान नहीं किया है वे भी अपना वोट जरूर डालें। तो ये 4 तस्वीरें अहम। गुड्डू जमाली बसपा के प्रत्याशी हैं, आजमगढ़ से वे अपना वोट डालने पहुंचे। रामपुर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही सीटों पर जहां कांटे की टक्कर इस वक्त बनी हुई है, जहां रामपुर में 2 प्रत्याशी हैं तो वहीं 3 प्रत्याशी आजमगढ़ में मैदान में हैं। रामपुर और आजमगढ़ में जहां रामपुर में आजम खां की बात करें तो इनकी पत्नी तंजीम फातिमा ने मतदान किया और मतदान के बाद उन्होंने रामपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस ज्यादती कर रही है और डंडे मार रही है। वोट करने भी पहुंची थी, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की, और उन्होंने यहां आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस यहां डंडे मार रही है, पुलिस ज्यादती कर रही है। ये तंजीम फातिमा रामपुर में जब अपना मतदान करने पहुंची थी उस दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। और क्या कहा उन्होंने आप खुद सुनिए। देखिए, अपने मैंने विकास और भाईचारे के मुद्दे पर ही वोट दिया है। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट अगर जीतता है तो हमारा यही प्रयास होगा कि रामपुर में भाईचारा कायम रहे और पूरी तरह से विकास। मतदान तो बहुत सुस्त चल रहा है, बहुत स्लो। क्या वजह है, क्या वजह मानती है? वजह है कि पुलिस की बहुत ज़्यादा ज्यादती रही है। जहाँ जहाँ बूथ से खबरें मिल रही हैं, कहीं तो लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं डंडे मारे जा रहे हैं और वोटिंग इसलिए बहुत स्लो है। हाँ जी, ऑब्जर्वर से शिकायत की गई है। रामपुर में जो वोटिंग परसेंटेज अभी तक कम है उसका कारण ये तंजीम फातिमा ने बताया है कि पुलिस यहां बर्बरता कर रही है। वहीं रामपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग चल रही है तो नवाब फैमिली भी इस मौके पर मतदान के लिए पहुंची। नवाब काजिम अली खां समेत नवाबजादे हैदर अली खां उर्फ हमजा मियां और उनकी बहू अनन्या जागर उर्फ शौकत जमानी बेगम ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना वोट डाला है। ये तस्वीरें आप देखिए। मतदान के बाद नवाब काजिम अली खां ने कहा कि रामपुर की तरक्की के लिए ये मतदान उन्होंने किया है जो 5 साल से ज्यादा वक्त से लावारिस पड़ा हुआ था। रामपुर लावारिस था पिछले 5 साल से, बल्कि 5 साल से ऊपर से जो लावारिस था। मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि दोबारा यहाँ की पब्लिक को, यहाँ के लोगों को उनका जो अधिकार है वो वापस मिलना चाहिए, यहाँ से हटाना चाहिए। जो जनता के लिए कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ घरों में बैठे रहते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि ये परिवर्तन आएगा, आ जाएगा। 26 को इसका रिजल्ट निकलेगा और फाइनली रामपुर को एक हुनहार सांसद मिलेगा जो यहाँ लोगों के काम कर सके। और रामपुर के बाद अब बात कर लेते हैं आजमगढ़ की, जहां आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि यहां की जनता ने अखिलेश यादव को सम्मान दिया, मुझे भी जनता से सम्मान मिलेगा। वहीं अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार नहीं करने पर कहा कि जनता पर उन्हें पूरा भरोसा है।
सीट पर हो रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, क्या मुद्दे देख पाए आप आजमगढ़ में जिनको लेकर के आप जनता के बीच में गए, और धरातल में क्या स्थिति आज चुनाव का दिन है? जहाँ तक आजमगढ़ का सवाल है ये आजमगढ़ मेरे परिवार के लिए घर की तरह रहा। हमेशा लोगों ने स्नेह दिया, नेताजी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सम्मान दिया, मुझे भी बहुत प्यार मिला और मैं उम्मीद करता हूँ अपने इस परिवार के बीच आज हमारा बेहतर से बेहतर परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएगा। आदरणीय नेताजी का सम्मान बढ़ेगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मान बढ़ेगा, उनके नेतृत्व को लोग और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। और जहाँ तक आजमगढ़ का सवाल है, मैं देख रहा हूँ पिछले 5 सालों से जब से समाजवादियों की सरकार गई और योगी जी उत्तर प्रदेश सरकार में आए तब से पूरी तरह से उपेक्षित है। जो विकास योजना माननीय अखिलेश जी के समय शुरू हुई तो उन योजनाओं को भी ठप कर दिया गया। और आजमगढ़ के लोग बहुत जागरूक लोग हैं, वो महसूस करते हैं कि कौन ने क्या किया है। और आजमगढ़ के लोगों के दिलों में ये बात है कि आजमगढ़ की तरक्की और विकास केवल समाजवादियों ने किया है। वहीं आजमगढ़ में भाजपा के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ मुद्दे और विकास के नाम पर अपने पक्ष में वोट का दावा कर रहे हैं। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव पर भी निशाना साधा। क्या कहा, सुनिए। आजमगढ़ उपचुनाव से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। निरहुआ भाई, क्या माहौल देख पा रहे हैं आजमगढ़ में? बहुत अच्छा माहौल है और ये जो उपचुनाव है ये एक बड़ा संदेश देने जा रहा है पूरे देश को। जो यहाँ पे कहा जाता था MOI समीकरण, जिसके बल पे वो दावा ठोकते थे विपक्ष के लोग, वो MOI भी आज आ चुका है भारतीय जनता पार्टी के साथ। हमारे मुसलमान भाई भी भारतीय जनता पार्टी को आज समर्थन दे रहे हैं। जो यादव भाई हैं वो भी आ चुके हैं। तो इसी उपचुनाव से पूरे देश में एक नया संदेश जाएगा कि जिन लोगों को ये कहा जाता था कि ये बीजेपी से दूर हैं, बीजेपी के विरोध में हैं, वही लोग बीजेपी में आ गए हैं। तो ये एक आने वाले दिनों के लिए बहुत बड़ा संदेश है। 2019 में भी आप चुनाव मैदान में थे, लेकिन अखिलेश यादव इस सीट से जीत करके गए थे। अब ऐसा क्या बदलाव हो गया है कि आपको लगता है कि आपकी जीत तय है इस बार? और वही हुआ कि वो जीत के गए और आए नहीं, काम नहीं किए, 3 साल में छोड़ के चले गए। तो जनता के पास अब 1.5 साल का मौका है। तो आजमगढ़ की जनता ने तय किया, हमने भी अपील किया कि 1.5 साल बचा है, आप मेरी परीक्षा ले लीजिए, मेरे पार्टी की परीक्षा ले लीजिए। डबल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और अगर आप कमल खिलाते हैं आजमगढ़ में और 1.5 साल में ये सरकार आजमगढ़ के लिए कुछ नहीं करती है, तो आप फैसला लेने के लिए 1.5 साल में आप ले सकते हैं, आप बदल सकते हैं। पर एक मौका दीजिए, एक बार मुझ पर भरोसा कीजिए। और धर्मेंद्र यादव जब मैंने बात की तो उनका ये कहना था कि ये जो आजमगढ़ की जनता है ये समाजवादियों का गढ़ है, ये उनके फेवर के लोग हैं। मुलायम सिंह यादव ये बात कह चुके हैं कि इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ धड़कन है। तो ऐसे में क्यों आजमगढ़ की जनता आपको चुनेगी? आजमगढ़ की जनता वही पूछ रही है, सवाल पूछ रही है कि कोई भी व्यक्ति अपनी धड़कन छोड़ के जीवित रह सकता है क्या? कोई धड़कन छोड़ता है क्या? आजमगढ़ छोड़ के आपने बता दिया कि आपकी धड़कन उनकर कुछ नहीं है, ये सिर्फ जुमला है आपका। जी, अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में नहीं है, उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव मैदान में हैं इस बार। आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहा होगा? क्या अति आत्मविश्वास कह सकते हैं इसे? नहीं, ये अति आत्मविश्वास नहीं है। ये उनका जो नीति है वही है। पहले चाचा को साइड लगा दिए, अब भाई को साइड लगा देंगे। वो अपने दल में और अपने परिवार में भी किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। वो चाहते नहीं हैं कि उनसे उनके बराबरी का या उनसे बढ़ के कोई उनके पार्टी में या उनके जाति में कोई नेता हो। ये तो अच्छा है ना, आप लोग तो परिवारवाद का आरोप लगाते रहे अखिलेश यादव पे, तो वो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से वो निजात पा रहे हैं इस चीज़ से? नहीं, कहाँ वो निजात पा रहे हैं। अगर निजात पाना होता तो पहले उन्होंने एक दलित को दिया था यहाँ टिकट, उनको लड़ने देते। तो हम लोग को भी लगा था कि चलो यार ये परिवारवाद से थोड़ा निकले अभी, पर फिर वहीं से भेज दिए। आर्यमगढ़ बनाने का मुफीद बिल्कुल मौका है। क्या लगता है ये जो वादा है इस पर आजमगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी? मुझे लगता है कि ये मुद्दा जो है वो पूजनीय महाराज जी ने कहा है तो वो कुछ सोचे होंगे। और आजमगढ़ की जनता इन सब किसी मुद्दों पे नहीं जा रही है, किसी मुद्दे से कुछ लेना देना नहीं है। आजमगढ़ की जनता के पास 1.5 साल का मौका है और आजमगढ़ पिछड़ गया है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता के साथ जुड़ के आजमगढ़ का विकास करना ही आजमगढ़ के लोगों का एकमात्र उद्देश्य है।
तो ये आपने निरहुआ को सुना, किस तरह से वे अपनी बात रख रहे हैं और जनता से वे क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर वे जिताती है तो वे उनके लिए, जनता के लिए क्या करेंगे, ये भी उन्होंने बताया। उधर अब हम आपको वोटिंग की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, जहां किस तरह से वोटर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। लगातार सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है, कतार में लोग लगे हुए हैं, जहां महिला वोटरों में भी एक खास उत्साह दिख रहा है और इसके अलावा जो बुजुर्ग वोटर हैं वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपको दोनों ही सीटों की दिखा रहे हैं, अलग अलग बूथों पर, अलग अलग केंद्रों पर किस तरह से मतदाताओं का उत्साह है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी खुद को देश का राजकुमार समझते हैं। भाजपा सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह, जिन्होंने अब राहुल गांधी को लेकर यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी खुद को राजकुमार समझते हैं देश का। क्या और आगे उन्होंने कहा, सुनिए। राहुल गांधी, उनकी मानसिकता ये है कि वो इस देश के राजकुमार हैं और इस देश के राजकुमार को ईडी बुलावे, सीबीआई या बुलावे, ये उन्हें मंजूर नहीं है। एक तरीके से ईडी के बुलाने पर जो उनके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भारत का जो हमारा संविधान है, ये संवैधानिक व्यवस्था है, उसको वो चैलेंज कर रहे हैं। और उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि यह दिन आएगा कि हमको ईडी बुलाएगा और हमको जाना पड़ेगा। इससे पहले बृजभूषण शरण सिंह यहां राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर उसका विरोध कर रहे थे और तब वे सुर्खियों में आए थे। अब बढ़ते हैं आगे। शामली के थाना भवन कब्रिस्तान की भूमि पर सालों से अवैध कब्जा था, जिस पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए अधिशासी अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटा दिया। इससे पहले कई बार नगर पंचायत ने अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था, लेकिन अतिक्रमणकारी अतिक्रमण नहीं हटा रहे थे। इसी को लेकर अब ये कार्रवाई की गई है। अधिशासी अधिकारी रेखा गुप्ता ने बताया है कि सरकारी भूमि पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। कब्रिस्तान की भूमि से कुछ अस्थायी अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसे कि नगर पंचायत, राजस्व टीम और पुलिस की सहायता के द्वारा हटाया गया है। क्या आगे भी इस तरह का अभियान कोई चलता रहेगा? जी, अभियान लगातार चलता रहेगा। और शामली के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें मेरठ से भी आई। मेरठ में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर अभियान जारी है। यहां पर गंगानगर में मामेपुर पर अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला है। मेरठ विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। जोनल अधिकारी मनोज तिवारी ने बताया है कि बिना नक्शे के यहां अवैध कॉलोनियां बनाई गई थी, जिन पर बुलडोजर चला है। 20,000 स्क्वायर मीटर की एक जगह है, कॉलोनी है। इस पर ध्वस्तीकरण आदेश पारित हुआ था, क्योंकि ये मानचित्र स्वीकृत कराए बिना जो नियमानुसार वांछित है। प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी निर्माण मानचित्र स्वीकृत कराकर कराया जाना बाध्यकारी है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सपा ने एक बैठक बुलाई है। इस वक्त की ये अहम खबर, कल सपा ने ये राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बैठक बुलाई है। अखिलेश यादव इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सभी विधायकों, सांसदों को बुलावा भेजा गया है। कल सुबह 10 बजे पार्टी कार्यालय पर यह बैठक होगी। वे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कल सुबह 10 बजे अखिलेश यादव की अध्यक्षता में एक बैठक समाजवादी पार्टी की होने जा रही है, जिसमें इनके सांसद विधायक मौजूद रहेंगे और अनुभव हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। अनुभव, क्या मकसद है इस बैठक का, थोड़ा विस्तार से बताएं। प्रेसिडेंट इलेक्शन होने हैं, 29 तारीख नामांकन की आखिरी दिन है, इसलिए तमाम सारे हम कहें, अगर विपक्ष को देखें तो उनके कैंडिडेट यशवंत सिन्हा है और एनडीए ने अपने कैंडिडेट के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है। तो आप कहीं ना कहीं जो प्रस्तावक हैं वो उनके फॉर्म पर सिग्नेचर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी अगर आप देखिए तो जिस तरीके से यशवंत सिन्हा के नाम पर सपोर्ट कर रही है, इसीलिए अखिलेश यादव ने पार्टी के विधायकों को बुलाया, जो सांसद है उनको बुलाया, राज्यसभा के जो सदस्य उन सभी लोगों को बुलाया है और वो प्रस्तावक के तौर पर सिग्नेचर उनके फॉर्म पर करने के लिए बुलाया गया, क्योंकि इसमें विधायक भी प्रस्तावक होते हैं, सांसद भी प्रस्तावक होते हैं और वही वोटर भी होते हैं। इसलिए ये बैठक सुबह 10 बजे
पार्टी कार्यालय पर बुलाई गई है। विधायक भी शामिल होंगे, सांसद भी शामिल होंगे, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो भी शामिल होंगे। कहीं ना कहीं रणनीति बनेगी कि किस तरीके से जब उत्तर प्रदेश में हम कहें जो वोट डाले जाएंगे, क्योंकि 15% जो देश का टोटल वोट है वो यूपी में ही है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, इन्हीं सारी चीजों पर चर्चा होगी। ठीक, अनुभव, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सपा ने ये बैठक बुलाई है और कल अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सुबह 10 बजे पार्टी कार्यालय पर यह बैठक होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बस्ती में किसान इस बात से नाराज है कि उनसे किसान सम्मान निधि वापस ली जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत गलत तरीके से किसान निधि का फायदा लेने वाले किसानों से ये वसूली की जा रही है। कृषि विभाग अब तक तकरीबन 512 लोगों से 43,42,000 रुपए की धनराशि वसूल चुका है। सोशल ऑडिट में ये पता चला है कि तकरीबन 4,700 किसान अपात्र हैं। कृषि विभाग का कहना है कि ऐसे किसान सम्मान निधि का फायदा नहीं, जो इनकम टैक्स भर रहे हैं वे इसका फायदा नहीं ले सकते। बावजूद इसके जो लोग इसका फायदा ले रहे हैं उन्हें अब इसे बंद करना होगा और इसी तरह अब ये किसान सम्मान निधि का पैसा वापस लिया जा रहा है। अपात्र किसानों से ये धनराशि वापस ली जा रही है। अब तक 512 अपात्र किसानों से ये रकम वापस ली गई है। आज हुई सीएम योगी से खास मुलाकात की। दरअसल सीएम योगी ने आज 10वीं के टॉपर छात्रों से मुलाकात की। सीएम आवास पर छात्रों से मुलाकात हुई, जहां ये सभी छात्र लखनऊ जिले के हैं जिन्होंने इस बार 10वीं के अंदर टॉप किया है। 10वीं क्लास में इन्होंने टॉप किया है। सीएम ने छात्रों से यहां बातचीत की, उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए चुनौती कैसे पार करनी है इसे लेकर एक मंत्र भी दिया। साथ ही आगे सफलता के रास्ते में तरीकों की जानकारी भी उन्हें दी गई है। उन्होंने छात्रों को सामान्य ज्ञान पर फोकस रखने के निर्देश दिए हैं। तो टॉपर्स से सीएम योगी का आज संवाद हुआ। बच्चों को खेल कूद से दूर न रहने की नसीहत दी है। खेल कूद बहुत जरूरी है। सीएम ने खास जोर देते हुए कहा कि खेल कूद बहुत जरूरी है हमारी दिनचर्या में, और साथ ही महत्वपूर्ण बातों का ख्याल रखने के लिए भी कहा। नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ने की भी नसीहत दी, और जो आज खबर है वो कल जनरल नॉलेज हो सकती है, इस पर उन्होंने फोकस किया है। तो टॉपर्स से सीएम योगी का आज ये संवाद रहा, जहां ये खास मंत्र सीएम ने आज बच्चों के साथ साझा किए हैं। उम्मीद की है कि इन तमाम बातों का वे ध्यान रखेंगे तो जरूर अपने भविष्य को वो साकार कर पाएंगे, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। हर एक जानकारी के बारे में होना चाहिए। कौन भारत के राष्ट्रपति हैं, कौन भारत के प्रधानमंत्री हैं, कौन भारत के उपराष्ट्रपति हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है। समय समय बदलते होंगे। प्रदेश के हमारे राज्यपाल कौन हैं, कौन मुख्यमंत्री है, देश के अंदर कितने राज्य हैं, उन प्रमुख राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन कौन हैं, किस राज्य की राजधानी कहाँ पर, किस राज्य की राजधानी कहाँ पर है। ये चीज़ें सामान्य उसका विषय है, हमें इसके बारे में जानकारी रखनी होगी। और नहीं तो अगर हम अभी से अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो बाद में हमारे लिए दिक्कतें खड़ी करती हैं। कोई समाचार आया तो समाचार को पूरा पढ़ना, ऐसी नहीं कि सरसरी निगाह डाल दी, देख लिया। बहुत बार होता है कि हेडिंग कुछ और होता है, अंदर न्यूज़ कुछ और होता है। बहुत सारी चीज़ें उसके माध्यम से मिलती हैं। दूसरा, समाचार पत्र का बीच का एक पेज होता है जो संपादकीय पृष्ठ होता है, एडिटोरियल पेज होता है। इसमें समाज के अलग अलग तबके से जुड़े हुए विद्वानों के, उन समाचार पत्र के संपादक के, या फिर कहीं पे शिक्षाविद का, कहीं किसी उद्योगपति का, कहीं पे किसी राजनेता का, कहीं पे किसी अन्य उसका आलेख आते हैं, उनके आर्टिकल आते हैं और उसमें बहुत रोचक होते हैं, बहुत प्रभावी होते हैं। किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए वे बहुत मजबूत आधार तैयार कर सकते हैं। उसमें शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पे चर्चा होती है, बहुत बार रोजगार के मुद्दे पे चर्चा होती है,
बहुत बार सरकार की किसी एक नीति को लेकर के कोई कार्यक्रम होता है, उन कार्यक्रमों को लेकर के उन पर भी चर्चा होती है। हमें उसको भी नियमित रूप से देखने का प्रयास करना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।